हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। पिछले टॉपिक पर हम लोगों ने जाना था रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन के बारे में जाना था। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी से आगे का टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियमों के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता था? रिफ्लेक्शन में कोई लाइट रेडिएशन होता था, वो किसी स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर इंटरेक्ट होता था, आकर के आपतित होता था, और वहाँ से उस स्मूथ और पॉलिश सरफेस से वो इंटरेक्ट होने के बाद में सेम मीडियम में वापस लौट जाता था। और इस लाइट फिनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। उससे आगे अब हम लोग जानेंगे जो रिफ्लेक्शन की फिनोमेनन होता है, इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, वो क्या है। तो हमारा टॉपिक है आज का द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। ये हमारा टॉपिक है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या हैं, इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में। परावर्तन के नियम क्या हैं, परावर्तन के नियमों की खोज किसने की, और परावर्तन के जो रूल हैं, रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, वो कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, कहाँ कहाँ लागू होते हैं। तो एक यूक्लिड नामक साइंटिस्ट थे, यूक्लिड नामक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। ये कहाँ के थे? ग्रीक के थे। ग्रीक के मैथमेटिशियन थे ये। ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 300 BCE, बिफोर द कॉमन इरा, 300 सामान्य युग से पूर्व, इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की खोज की, परावर्तन के नियमों की खोज की, और इन परावर्तन के नियमों को डिस्क्राइब किया, इनका वर्णन किया था इन्होंने। तो और ये 2 लॉ इन्होंने दिए थे, तो वही 2 लॉ चले आ रहे हैं। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं, उनको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन की इंसिडेंस को करके देखते हैं, उसके फिनोमिनन को समझते हैं, और उसी से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हैं। कैसे होता है रिफ्लेक्शन का प्रोसेस? कोई स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एरिया है, सपोज दैट देयर इज ए मिरर। मान लो कि ये हमारा एक मिरर है, जिसकी एक सरफेस पर पॉलिश है, ये पॉलिश्ड है इस सरफेस पर। ये हमारा एक मिरर है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है इसकी, और इस पर कोई इंसिडेंट लाइट पड़ रही है। वो इसके पॉइंट जो है, इंसिडेंट पॉइंट, जिसको कहते हैं आपतन बिंदु पर टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो रेडिएशन इस पर पड़ रही है मिरर पर, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहते हैं। जो किरण इस पर पड़ रही है उसको कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो इस सरफेस से एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, या स्ट्राइकिंग पॉइंट या इंटरेक्टिंग पॉइंट, इससे टकरा करके सेम डायरेक्शन में, सेम मीडियम में मूव हो जाती है, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहते हैं। अगर हमारी इस फिगर में जिसको हम ड्रा कर रहे हैं, इंसिडेंट रे है AO, तो O हमारा इंटरेक्टिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो OB है यहाँ। अब इसी पर हम जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है उससे परपेंडिकुलर नीचे की ओर ड्रा करते हैं, जिसको कहते हैं नॉर्मल, जिसको कहते हैं नॉर्मल, या हिंदी में अभिलंब कहते हैं इसे, और इसे N से डिनोट करते हैं। और यदि हम नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ड्रा करते हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस
इंसिडेंस बनता है और इसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसी तरह से यदि हम जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ड्रा करते हैं तो ये स्मॉल आर बनता है और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं इसको हिंदी में, और इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये बन जाता है। तो ये हमारा होता है जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन। इसके बारे में पिछले टॉपिक पर भी हम लोगों ने जाना था। अब हम इसको लॉ से कोरिलेट कर रहे हैं, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उससे संबंधित कर रहे हैं। इसमें क्या कहता है, फर्स्ट लॉ इसी से बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे है हमारी, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों या ये सभी एक ही प्लेन या एक ही तल पर होते हैं। अगर हम किसी पेपर पर ये अपना प्रयोग करते हैं तो पेपर की सरफेस पर तीनों को ड्रा करना पड़ता है। अगर हम बोर्ड पर इस चीज़ को बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये हमारे जो तीनों या सभी जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो हमारे चीज़ें आ रही हैं या सभी चीज़ें जो आ रही हैं वो एक ही प्लेन में एक ही तल पर ड्रा हो रही, बन रही हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं द इंसिडेंट रे नॉर्मल at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane, तीनों या सभी एक ही तल पर मिलते हैं, एक ही तल पर बनते हैं। जो आपतित किरण है और मिरर पर जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर बना हुआ अभिलंब परपेंडिकुलर, और जो रिफ्लेक्टेड रे है परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं या सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही सरफेस पर बनते हैं या सेम प्लेन पर होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों या सभी एक ही तल पर बनते हैं या स्थित होते हैं। ये फर्स्ट लॉ होता है हमारा। जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें क्या कहा जाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपतन कोण, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है परावर्तन कोण का जो वैल्यू होता है या इसका जो मान होता है, ये हमेशा इक्वल होता है। तो इसको हम कह सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। मीन्स आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। और इसको हम कह सकते हैं इस तरह से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको इस प्रकार से सिंबॉलिक लैंग्वेज में डिनोट कर सकते हैं,
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल आई माना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से डिनोट किया है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जो यूक्लिड ने दिया था। और इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि जो ये लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन, ये जितने भी स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेसेस होती हैं सब पर अप्लाई होते हैं, सब पर एप्लीकेबल होते हैं, सब पर लागू होते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी स्फेरिकल मिरर्स हैं सब पर ये लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन होते हैं इनको लागू किया जा सकता है। अब हम जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको अप्लाई करके देखते हैं, इसको लागू करके देखते हैं। इफ़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए प्लेन मिरर देन how we can apply the laws of reflection. If reflecting surface is a plane mirror, यदि परावर्तित होने वाली सतह एक समतल दर्पण है। क्या है? एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण से परावर्तन किस प्रकार से होता है? समतल दर्पण से। तो कैसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस पर लागू करेंगे और कैसे रिफ्लेक्शन की फिनोमेनन होगी उसके थ्रू। तो मान लेते हैं हमारा ये एक प्लेन मिरर है, ये एक हमारा प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण है और इसके सम्मुख कोई वस्तु रखी हुई है जिसे हम मान लेते हैं ए और बी। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके सामने की ओर और इसे हमें देखना है। अब यहाँ पर हम अपनी आईज को लगाए हुए बैठे हैं, इसको ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो इसको देखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले इस पर रेज इंसिडेंट होती है, इस पर रेज आकर के पड़ती हैं, इंसिडेंट रेज आती हैं, आपतित किरणें इस पर पड़ती हैं और वो जो आपतित किरणें पड़ती हैं इंसिडेंट रेज वो इससे इंटरेक्ट होने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जो मिरर है उससे टकराने के बाद क्या होती हैं, ये हमारी वापस लौट जाती हैं किस तरफ को, जो जिस तरफ से वस्तु को देखा जा रहा है उस तरफ की ओर को ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण ये हमें दिखाई पड़ती है। और वहीं दूसरी ओर इसका जो इमेज है वो बनता है, इसकी इमेज फॉर्म होती है। और जो इमेज बनती है वो किस तरह से बनती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इमेज बनने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, इमेज बनने की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है इसको समझेंगे। इसी को हम पीछे बढ़ाते जाएंगे, मिरर से पीछे की ओर बढ़ाएंगे और ये इसको हम बढ़ाएंगे और बढ़ाते हुए ये पता चलता है कि जो इसका जो इमेज है वो हमारा किस तरह से बनता है, इसको देखते हैं। इस तरह से जो हमारा इमेज है ये ए डैश बी डैश फॉर्म हो जाता है, ए डैश बी डैश इमेज हमारा जो है वो फॉर्म हो जाता है, ए डैश बी डैश के रूप में इमेज बनता है। अगर कोई प्लेन मिरर है और उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी है, रखी हुई है, तो उसकी जो इमेज होती है वो इस तरीके से बनती है रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन द्वारा। कैसी होती है वो उसके बारे में जानेंगे। नंबर 1, पहले तो जो इसका जो बनता है जो ऑब्जेक्ट उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं। पहला जो इमेज है, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा आभासी होता है। वर्चुअल मीन्स आभासी, नॉट रियल। कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। और इरेक्ट मीन्स सीधा, स्ट्रेट, सीधा बनता है और
कैसा होता है, आभासी होता है। तो जो इमेज बना वो कैसा बना हमारा, सीधा और आभासी, किससे, प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन द्वारा। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा इमेज बनता है वो जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा सेम टू सेम हमारा जो इमेज होता है प्रतिबिंब बनता है। इमेज का जो साइज है इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज, इमेज का जो साइज है इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। जो वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। इनके दोनों के साइज क्या होते हैं, सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम इक्वल साइज के बनते हैं। कैसे बनते हैं, इक्वल साइज के। तीसरा जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्वालिटी होती है, जो इमेज बनती है ये क्या बनती, जितनी दूर दर्पण से, मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है सेम उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे की ओर हमारा जो इमेज है वो फॉर्म होता है। सपोज दैट हमारी यहाँ की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी ओ, डी फॉर डिस्टेंस एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट। दूसरा जो यहाँ से मिरर से लेकर के जो डिस्टेंस है हमारी जो इमेज की उसको डी आई मानते, डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस वाइल आई स्टैंड्स फॉर इमेज। तो जितना डी ओ है उतना ही क्या होगा, डी आई। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट की दूरी है मिरर से उतनी ही दूर पीछे की ओर बिहाइंड साइड में हमारी इमेज फॉर्म होती है। डी ओ इक्वल टू डी आई। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। जो डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उतनी ही दूर पीछे की ओर जो इमेज होती है उसकी डिस्टेंस होती है। तो ये हमारा हुआ आज का टॉपिक कंप्लीट। यहाँ पर हम लोगों ने जाना किसके बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, और किसने इसके बारे में डिस्क्राइब किया, यूक्लिड ने डिस्क्राइब किया। और उसके बाद में हम लोगों ने समझा कि जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, कहाँ कहाँ लागू होते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेकर के समतल दर्पण प्लेन मिरर का इसको अच्छे से समझा कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे एप्लीकेबल होते हैं। तो आज का टॉपिक कैसा लगा इसे बताइएगा, और आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे देखना न भूलिएगा। ओके।